अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आई नो आजकल इंस्टाग्राम की रील का ज़माना है और आज हर कोई अपना वक्त सिर्फ इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया की रील देखकर ही गुजारना चाहता है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि ये खबर आप ज़रूर देखें और इस खबर को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वो खबर है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसे नज़रअंदाज करना ऐसा ही है जैसे सच से मुंह फेरना। तो बात दरअसल ये है कि हमारे देश में ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद इस देश में रहने वाले एक मुसलमान ने कभी नहीं की होगी। कल समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल हुआ। आमतौर पर जब किसी का इंतकाल होता है तो फिर उसके लिए दुआए मगफिरत की जाती है, लेकिन बर्क साहब के लिए ऐसा कुछ कहा गया जो ये दिखाता है कि इस देश में अब मुसलमानों से देश की मेजॉरिटी ने दुश्मनी का खुला ऐलान कर लिया है। आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगी जो एक चुने हुए सांसद के मरने के बाद उन्हें जहन्नुम भेजने की सलाह दे रहे थे। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को देखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री कल जब चेन्नई पहुंचे तो वहां इस फैसेंड्रा नाम की महिला से मिले और इस महिला ने पीएम मोदी को हरे कृष्णा हरे रामा के भक्ति गीत सुनाए। उन भक्ति गीतों पर प्रधानमंत्री खुद को रोक नहीं पाए और वो भी पास में रखी टेबल पर कैसेंड्रा नाम की इस महिला के साथ सुर ताल मिलाने लगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी का जादू है और उनके धर्म के प्रति लगाव है, जिसने सनातन धर्म की पहचान वर्ल्ड लेवल की बना दी है और अब विदेशी भी सनातन धर्म की इज्जत कर रहे हैं और इसके रंग में रंग रहे हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। जो महिला भक्ति गीत गा रही थी वो कोई आम महिला नहीं थी, वो जर्मनी की एक सिंगर है। लेकिन कल जब ये सब कुछ हो रहा था तब अपने देश में 3 बड़ी घटनाएं हुई। इसलिए आज मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग जो भी मेरे चैनल को देखते हैं वो इन 3 घटनाओं को देखें और ये समझें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपने देश की मेजॉरिटी से कोई मतलब नहीं रखते। तो कल पहली घटना ये हुई कि समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान का इंतकाल हुआ। लेकिन जैसे ही बर्क साहब के इंतकाल की खबर आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर देश की मेजॉरिटी, खास तौर पर वो लोग जो देश के मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो बर्क साहब के लिए बद्दुआएं निकाल रहे थे और कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। यकीनन इन शब्दों को मैं अपनी ज़ुबान से भी नहीं ले सकती जो बर्क साहब के लिए इस्तेमाल किए गए। और सिर्फ यही नहीं, हमेशा से मुसलमानों के लिए नफरती नज़रिया रखने वाले एक न्यूज़ चैनल के मालिक सुरेश चाणक्य ने तो हदें ही पार कर दी जब अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के बर्क साहब को श्रद्धांजलि दी और ये कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तब इस नफरती शख्स ने ट्विटर पर कुछ ये लिखा और हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त बर्क साहब को दफनाया जा रहा था उस वक्त उनका अपना खून यानी उनका पोता जियाउर रहमान लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ था। कल दूसरी खबर बेंगलोर से आई। इस खबर में भी आपको देश की मेजॉरिटी की नफरतें दिखेंगी। ये खबर ये बताती है कि हमारे देश की मेजॉरिटी हमेशा ही इस ताक में रहती है कि कैसे वो मुसलमानों पर पाकिस्तान परस्त होने का ठप्पा लगा दे। कल जब बेंगलोर में कांग्रेस पार्टी के नेता नासिर हुसैन के राज्यसभा सांसद बनने की खबर आई तो उनके समर्थकों ने खुशी में नासिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन इन नारों को भी देश विरोधी बता दिया गया। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने ये कहा कि नासिर हुसैन के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और तीसरी खबर लखनऊ से है। लखनऊ में एक बार फिर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर का कहर टूटा। जिस इलाके में मुसलमान दशकों से रह रहे थे, जिस इलाके में मुसलमानों ने हाउस टैक्स, बिजली पानी का बिल भरते हैं, जिन घरों का बेनामा इकरारनामा हो रखा है, कल उन घरों को लखनऊ की पुलिस और प्रशासन ने अवैध बताकर तोड़ दिया। लखनऊ के अकबर नगर में एक साथ 24 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। आखिर हमारे देश में ये चल क्या रहा है? जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में जा रहे हैं उतना ही देश में मुसलमानों के प्रति नफरतें बढ़ती जा रही हैं। अब आप इस खबर को भी देख लीजिए। कल एक खबर आई कि विक्रम सिंह नाम के एक शख्स को
पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस शख्स पर यह आरोप है कि ये राजस्थान के बीकानेर में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सेना की खुफिया जानकारियां लीक कर रहा था। विक्रम बीकानेर में आर्मी की कैंटीन में काम करता है और वहीं से बैठकर ये सेना की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान में बैठी अनीता को दे रहा था। लेकिन ये खबर कहीं भी नहीं है और अगर कुछ वेबसाइट ने इस खबर को पब्लिश भी किया है तो भी इसमें हनी ट्रैप का एंगल लेकर किया है। यानी विक्रम सिंह ने देश से गद्दारी ही नहीं बल्कि विक्रम सिंह को एक लड़की ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये गद्दारी करवाई है। सोचिए अगर विक्रम की जगह वसीम नाम का कोई शख्स अपने देश की जानकारी लीक करता तो क्या होता। सबसे पहले तो उस पर आतंकवादी होने का लेबल लग जाता और फिर उसके घर पर बुलडोजर चलता। लेकिन ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री को कभी नजर नहीं आता। और सिर्फ यही नहीं, कल राजस्थान के अलवर से एक और खबर आई और यकीन मानिए ये खबर ऐसी थी कि अगर इस क्राइम को कमिट करने वाला शख्स चिराग की जगह चांद या चमन होता तो फिर उसकी कवरेज मीडिया में ऐसे ही होती जैसे आफताब की हुई थी। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि एक मरीज जो कि आईसीयू में भर्ती है उसका वहां पर रेप किया जाता है, लेकिन ये खबर भी मीडिया से बिल्कुल गायब थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब राजस्थान में गहलोत की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में मीडिया के लिए बड़े से बड़ा क्राइम छोटा हो जाता है। हाँ, मीडिया बंगाल में चीख चीख कर आपको ये जरूर बता रही है कि ममता बनर्जी के इस प्रदेश में एक शाहजहां नाम का मुस्लिम दरिंदा बैठा है जो हिंदू औरतों का रेप करता है, लेकिन वो इस हैवान कंपाउंडर के बारे में नहीं बताएगी जिसने बेहोशी की इंजेक्शन देकर आईसीयू में भर्ती एक मरीज का रेप किया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इस खबर से भी लगा सकते हैं। मिड डे में छपी ये खबर बताती है कि वाकई बीजेपी पार्टी एक वॉशिंग मशीन की तरह है जिसमें करप्शन और क्राइम ऐसे धुलते हैं जैसे कपड़े। ये खबर हमें ये बताती है कि मुंबई में एक कोई शख्स है जिस पर रेप के इल्ज़ाम लगता है, लेकिन जैसे ही वो एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन करता है उस पर से रेप के इल्ज़ाम खत्म हो जाते हैं और पुलिस केस को क्लोज कर दिया जाता है। और इसलिए राहुल तेहलियानी नाम का एक ट्विटर अकाउंट से इस खबर के बारे में क्या खूब लिखा गया है कि राहुल लिखते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन में आएँ और बड़े से बड़े पाप को चुटकियों में साफ करवाएं। खैर, आज आपको एक अच्छी और इंस्पिरेशन वाली खबर बताती हूँ और वो खबर आईपीएस अंशिका से जुड़ी हुई है। अंशिका एक आईपीएस ऑफिसर है और फिलहाल इनकी पोस्टिंग गोरखपुर में है। कल इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि अगर इंसान में कुछ करने का जज्बा होता है, जुनून होता है, तो फिर कोई भी मंजिल उसके लिए मुश्किल नहीं होती। अंशिका ने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आईपीएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उन्होंने कभी भी किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की। अंशिका वैसे तो इलाहाबाद में पैदा हुई लेकिन उनकी एजुकेशन नोएडा में हुई। खैर, इस वीडियो के आखिर में आपको फ़िलिस्तीन लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ आपको पता चलेगा कि ये वाकई अल्लाह का एहसान है कि जो ज़िंदगी हमें मिली है और जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो एक नेमत से कम नहीं है। वरना आज फ़िलिस्तीन में जो हालात हैं कि वहाँ के लोग गधों का चारा खाने के लिए मजबूर हैं। अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में ये बच्ची यही बता रही है कि गाजा में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और वो जानवरों का चारा खाकर गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया।